डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आपका स्वागत। लेकिन ये एक नया व्यवसाय है सर, है ना, ये एक नया व्यवसाय है। इस व्यवसाय को आपको सीखने की और समझने की जरूरत है। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जाहिर है अगर ये लोगों का व्यवसाय है तो आपको लोगों से बात करने की कला सीखनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू रीच पीपल। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू रीच पीपल। आपको लोगों तक पहुंचना होता है ना, आपके अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्लान के लिए आपको लोगों तक पहुंचना होता है। बिकॉज दिस इज अ बिजनेस मॉडल, ये माउथ पब्लिसिटी पे चलता है ना। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो माउथ पब्लिसिटी पे चलता है। यानी आप एक इंसान दूसरे को बता रहा है, दूसरे तीसरे को बता रहे, इस तरह से चीजें स्प्रेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिजनेस मॉडल माउथ पब्लिसिटी पर टिका हुआ है तो यू हैव टू रीच पीपल, माय डियर। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो आपको लोगों की मनोदशा के बारे में पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ पीपल, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम इस सेशन में आपको आगे लेके जाएंगे और इस सेशन में बात करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को कैसे सीख सकते हैं, लोगों से बातें करने की कला कैसे सीखी जा सकती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल के सेशन में हमने बात करी थी कि कोई भी बुलंद इमारत अगर खड़ी है ना तो उस इमारत के नीचे उसके नींव का रेलेवेंस होता है ना। कि वो कोई भी इमारत अगर बुलंदी से खड़ी है तो उस इमारत में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे ज्यादा योगदान उस नींव की ईंट का होता है जो किसी को दिखाई नहीं देती, है ना। तो वो नींव की ईंट दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरी इमारत का बोझ उसी के ऊपर टिका हुआ होता है। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम लोगों को ये बताते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ जाते हैं, हम आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या फंडामेंटल्स है, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इस बिजनेस में किस तरह से लोगों की लिस्ट बनानी है, किस तरह से लोगों को अप्रोच करना, बहुत सारी चीजें हम आपको शेयर करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ ही कुछ नींव की ईंट है जो दिखती नहीं है, लेकिन पूरा बिजनेस उसके ऊपर टिका हुआ है। और वो बिजनेस इसके ऊपर टिका हुआ कि आप अपने आप को कैसा बिल्डअप करते हैं। जी हाँ दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अपने आप को, अपने पर्सनल डेवलपमेंट का बिजनेस है। आप अपने आप को कितना ज्यादा तैयार कर पाते हैं, आप अपने आप को कितना ज्यादा रेडी कर पाते हैं, सारा सफलता का खेल इसी के अंदर है ना। लोग अमूमन डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्लान कैसा है, कंपनी का प्लान बढ़िया होना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि प्लान और प्रोडक्ट अगर अच्छा है और प्लान और प्रोडक्ट के ऊपर ही बिजनेस टिका हुआ है, तो फिर अगर किसी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है तो उस कंपनी में सारे लोगों को पैसे आने चाहिए। और अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत शानदार है तो उस कंपनी में जुड़े हुए सारे लोगों को पैसे आने चाहिए। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर प्लान बढ़िया हो तो वहाँ काम करेंगे, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वहाँ पे काम करने में मजा आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर प्लान किसी कंपनी का अच्छा है, मान लेते हैं कि आपकी नजर में कंपनी है जिसका प्लान दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उस कंपनी में जुड़े हर आदमी को पैसे आते हैं? जी नहीं। अगर मेरा सवाल आपसे है कि आपकी नजर में अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट दुनिया में अद्वितीय है, बेस्ट प्रोडक्ट है, तो क्या उस कंपनी में जुड़े हुए सारे लोगों को पैसे आते हैं? जी नहीं। तो दिक्कत कहाँ पर है फिर? अगर प्लान और प्रोडक्ट अच्छा है फिर भी सबको पैसे नहीं आ रहे, दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत अपने आप के अंदर। एक ही क्लास में 50 बच्चों को टीचर पढ़ाता है, एक ही किताब होती है, एक ही सिलेबस होता है, एक ही टीचर उसे पढ़ा रहा होता है, कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। दिक्कत किसमें है? किताब में है, सिलेबस में है, टीचर्स ने यानी सुनने की हैबिट। अभी यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। लोगों को लगता है, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बोलने का बिजनेस है, इसमें जितना ज्यादा आप बढ़िया बोल सकते हैं, जितना ज्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, उतने बड़े लीडर बन सकते हैं, उतना बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सही है, डायरेक्ट सेलिंग बोलने का बिजनेस है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में लोगों को बताना पड़ता है, तो आपको बताने जरूर अच्छी तरह से आना चाहिए।
My dear friends, speaking is an art, but listening is the fine art, my dear friends. बोलने की कला एक जबरदस्त कला है, लेकिन सुनने की जो कला है ना, वो उससे भी बड़ी कला है. Listening is the fine art, my dear friend. इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी. डेवलप द लिसनिंग हैबिट, माय डियर फ्रेंड. इस पूरी दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके कहे अनुसार काम करे, तो पहले उसकी सुन लीजिए सर. इस पूरी दुनिया में ना हर आदमी भरा बैठा है सर. हर आदमी किसी को ढूंढ रहा है कि कोई उसकी सुन ले. आदमी की उसके घर में कोई नहीं सुन रहा, न पति की पत्नी सुन रही है, न बच्चे के पिताजी सुन रहे हैं, किसी का कोई सुन ही नहीं रहा. हर आदमी भरा बैठा है, हर आदमी ढूंढ रहा है. सड़क पे आप जितने लोगों को देखते हैं ना, वो हर आदमी भरा बैठा है. वो आदमी किसी को तलाश कर रहा है कि कोई मिल जाए और मैं तो अपने सुना दूं, लेकिन किसी को कोई मिल ही नहीं रहा सर. हर आदमी सुनाना चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता. तो दिक्कत इसी बात की. आप जिसको अपना प्लान दिखाने जाते हैं, आप जिसको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हो, पहले ही भरा बैठा है सर, है ना. अब एक गिलास में पूरा पानी है, अब आप उस पर अपना पानी डालेंगे तो अंदर थोड़ी जाएगा, वो तो बाहर बह जाएगा ना सर. तो अगर आप चाहते हैं कि गिलास के अंदर आपका पानी जाए, तो पहली शर्त ये है कि उस गिलास को खाली कर लिया जाए. क्या मैं ठीक हूँ? जी हाँ दोस्त. अगर किसी भरे हुए गिलास में अगर आप कुछ ऊपर से डालने की कोशिश करेंगे, तो जाएगा नहीं अंदर. पहली शर्त यह है कि आप उस गिलास को खाली कर ले. और गिलास को खाली करने की शर्त क्या है? गिलास को खाली करने की शर्त यह है कि पहले आप उनकी सुन ले. बी ए गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बने. इस बात को लेसन ऑफ द डे, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने, तो पहले लोगों की सुने. जी हाँ दोस्त, रिपीट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने, तो पहले लोगों की सुने. जब आप उनकी सुन लेंगे, तो उनका गिलास खाली हो जाएगा. फिर आप अपना गिलास उसके अंदर अपना पानी डालेंगे ना, तो वो अंदर चला जाएगा. इस बिजनेस में दिक्कत क्या है ना, कि इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग एक टेप रिकॉर्डर लेके घूमते हैं. टेप रिकॉर्डर समझते हैं ना, पुराने जमाने में आती थी, उसके अंदर उनका अपना टेप डला होता है, रिकॉर्डेड वॉइस. वो किसी के पास जाते हैं और जाते ही अपना हाथ बुलाते, हेलो माय मेरा नाम ये है, जिस पे मैं रेड सोलर कंपनी से आया. खटाक अपना उन्होंने अपना प्ले का बटन दबा दिया. अब उनका प्ले का बटन चालू हो गया. रेड सोलर 5 साल पुरानी कंपनी, 6 साल पुरानी कंपनी है. नोवा बहुत शानदार 600 बीमारियों पे काम करती है. हमने इतने करोड़पति बना दिया, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला. उनका कहानी शुरू. अब सामने वाले की मनस्थिति क्या है? वो बीवी से लड़के आया है कि बॉस ने उसको डांटा है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसका दिमागी हालत कैसी, वो आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ जाना ही नहीं. आपने अपना अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया. कभी कभी चीजें सही होती है सर, लेकिन सिचुएशन गलत होती है. अगर कोई आदमी दुखी है, तो उस दुखी समय में उसको कोई आप अच्छी चीज बताएंगे ना, तो वो अच्छी चीज भी उसे अच्छी नहीं लगती, है ना. तो किसी भी चीज को अप्रोच करने से पहले, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताने के पहले, आपको उनकी मनस्थिति, उनकी परिस्थिति जानने की जरूरत है. और ये तभी संभव है जब आप सुनेंगे. क्योंकि मैं और आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं, हमें किसी के मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा सर. तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अगर आप चाहते हैं कि किसी को अपने प्लान के बारे में बताएं, तो पहले उनकी सुन लीजिए, है ना. बी अ गुड लिसनर माय डियर. और सुनने के हमेशा फायदे होते हैं. बोलने के कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन सुनने का कोई नुकसान नहीं होता सर. जब आप बोलते हैं ना सर, तो बोलने के बाद कभी कभी चीजें आपके अगेंस्ट भी जा सकती है ना. लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, तो सुनने का कोई नुकसान नहीं है. सुनने में चीजें कभी आपके अगेंस्ट में नहीं जाएंगी. सुनने में हमेशा आपका फायदा ही फायदा है. तो सुनने की आदत डालिए सर. जब आप लोगों की सुनते हैं ना, तो आप लोगों को अपना प्रिय बनाते हैं, लोगों को अपना डियर बनाते हैं. अगर आप किसी कन्वर्सेशन में किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं मैं बहुत शानदार तरीके से बोलूंगा तो लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है. अगर आप शानदार तरीके से सुन सकते हैं ना, तो लोग आपको पसंद करते हैं. करके देखिए, मजा आएगा. वैसे हर आदमी बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता. अगर आप सुनने की कला डेवलप कर लेंगे ना, तो आप लोगों से अलग हो जाते हैं, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं. फिर लोग आपको सुनाते हैं और आप सुनते हो. जब आप उनके सुन लेते हैं ना, तो आपको लोग पसंद करने लगते हो. जब आपको लोग पसंद करेंगे, तो फिर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भी सुनेंगे, आपके प्लान के बारे में भी सुनेंगे, और आपके साथ जुड़ भी सकते हैं. अभी कल की एक लेटेस्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे रहे. कल हमारे नेबर में किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई. मुझे भी इनविटेशन था, मैं गया था. संडे का दिन था. कल एकादशी थी. अगर जो हिंदू धर्म से आते हैं वो जानते होंगे, कल एकादशी का दिन था. तो किसी के घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी.
तो उन्होंने इनविटेशन दिया था, मैं भी वहाँ उपस्थित था, मैं भी कथा में गया बैठा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो किसी ने मेरे को बोला कि लोगों को पता है कि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, लोगों को पता है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो लोग अरे सर आप बताइए कैसे क्या चल रहा है। लोगों ने मुझे इनकरेज किया। एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, वो चाह रहे थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैंने उनको इनकरेज किया कि आप बोलिए। मैंने कहा सर आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं तो टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करता हूँ, टीसीएस में हूँ। मैंने कहा अरे वाह आप टीसीएस में काम करते हैं, टीसीएस तो बहुत अच्छी कंपनी है। उन्होंने कहा हाँ जी मैं टीसीएस में गीतांजलि पार्क में काम करता हूँ, मेरा पैकेज ये है, दिस दैट। मैंने थोड़ा सा उन्हें इनकरेज किया उनके बारे में जानने के लिए। मैंने कहा टाटा टीसीएस के बारे में थोड़ा बताइए, उसका कैंपस कैसा है, वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ की फैकल्टीज कैसी है, आपको काम का, आप लोग को आपका प्रोसेस अमेरिका का है या कहाँ का है। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में उनको पुश किया और मैं चुप से बैठ गया। यकीन मानिए 45 मिनट तक वो सज्जन बोलते रहे और 45 मिनट तक मैं उनको सुनता रहा। और 45 मिनट के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत अच्छे, आप बड़े शानदार स्पीकर हैं, आपके बारे में मैंने सुना था, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बात तो मैंने करी नहीं, मैं तो सुन रहा था, आई वॉज जस्ट लिसनिंग। और उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझसे बात करके। क्यों? क्योंकि मैं उनके दिलचस्पी की बातें सुन रहा था, मैं उनके बारे में बात सुन रहा था। लोग ऐसे ही हैं सर, लोग ऐसे ही हैं। जब आप अपनी सुनाते हो ना तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, जब उनकी सुनते हो ना तो लोगों को बड़ा मजा आता है। उनको लगता है कोई तो है दुनिया में जो हमारी सुन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, लोगों की सुनिए सर, बी अ गुड लिसनर। ये कला, ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं घंटों सुन सकता हूँ, आप मुझे 4 घंटे सुनाइए, मैं जो मुझे जानते हैं मुझे अच्छी तरह मुझे पता है, मैं 4 घंटे बैठ के आपको सुन सकता हूँ। कई बार लोग मुझे सोचते हैं कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा सुन सकता हूँ सर। मुझे 4 घंटे बैठा के कोई सुनाएगा ना, मैं 4 घंटे बैठ के सुनूंगा, मैं बोर नहीं होता। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में मास्टर होना चाहते हैं तो आपको लोगों को सुनने की कला डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। दिक्कत ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा मजेदार बात क्या है जानते हैं, कि जब आप कहते हैं ना तो आप उतना ही बोलते हैं जितना आपको पता है। मैं अगर बोलूंगा तो मैं उतना ही बोलूंगा जो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं सुनूंगा ना तो कई बार मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी जो मुझे नहीं पता है। तो अगर आप अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज बढ़ जाए, तो आपको सुनना पड़ेगा। बोलने से कभी हमारा नॉलेज नहीं बढ़ता, हम तो उतना ही बोलेंगे ना जितना हमें पता है। लेकिन अगर हम लोगों की सुनना शुरू कर दें तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव होगा, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताया दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। तो जब आप सुनते हैं ना तो आपका नॉलेज बढ़ता है, बोलने से आपका नॉलेज कभी नहीं बढ़ता। सुनने की कला सीखिए, और जब आप सुनते हैं ना तो सामने वाले की मनस्थिति आपको पता चलती है कि ये सही समय है क्या उसको प्लान बताने का, ये सही समय है क्या उसको प्रोडक्ट के बारे में बताने का। जब आप उनको सुनेंगे तभी तो उनके बारे में पता चलेगा। हम और आप अंतर्यामी थोड़ी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए, सुनने की हैबिट डेवलप कीजिए। बी अ गुड लिसनर। जितना ज्यादा आप लोगों को सुनेंगे, लोग उतनी आपकी सुनेंगे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, हर आदमी सुनाना चाहता है ना। हर आदमी अपना टेप रिकॉर्डर लेके बैठा है, हर आदमी कोई मिल जाए बस। और आपने उसकी पूछी नहीं कि उसका तबीयत कैसा है, परिवार में सब ठीक है कि नहीं, बीवी बच्चे सही सलामत है, जॉब ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं पत्नी से झगड़ के तो नहीं आया, कहीं बॉस ने उसको आज फटकार तो नहीं लगाई है। और हम जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बला 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 बला, हमारी कंपनी रेंटस वेलनेस से 6 साल होने वाली शानदार कंपनी नोवा है, 600 बीमारी पे काम करती है, 200 करोड़पति बना दिए हमने, ये दिस दैट वो सिग्नेचर टावर ऑफिस हमारा। सर वो भरा बैठा है, उसकी पहले सुन लो, है ना। उसकी सुन लेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक पिक्चर भी समझ में आ जाएगी कि इस इंसान को अप्रोच कैसे करना है। हमारे बिजनेस में क्या होता है, मैक्सिमम लोग 2 तरह का मोटिवेशन देते हैं। एक तो मनी मोटिवेशन देते हैं, लोग कहते हैं कि अरे करोड़पति बन गए लोग, लोगों ने मर्सिडीज खरीद ली, लोगों ने फॉर्च्यूनर खरीद ली, बंगले बना लिए। एक तो हम मनी मोटिवेशन देते हैं। दूसरा हम, अरे हमारा जो प्रोडक्ट है ना 600 बीमारियों पे काम कर देता है। भाई उसको पहले सुन लीजिए कि उसको, हर आदमी को पैसे नहीं चाहिए होते दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। लोग कहते हैं करोड़ रुपए कमाओ, 200 करोड़ रुपए कमाओ। बहुत सारे लोगों को 10 करोड़ रुपए चाहिए नहीं, उनकी जरूरतें बहुत छोटी है। मनी मोटिवेशन इज लूज मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड। पैसे का प्रोत्साहन मत दीजिए, पैसे का प्रोत्साहन क्षणिक है, थोड़ी देर तक रहता है।
लेकिन अगर आप इच्छा का प्रोत्साहन करेंगे ना, अगर आप डिजायर मोटिवेशन करेंगे, इट लास्ट। अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप मोटिवेट करें, अगर आप चाहते हैं किसी को आप प्रोत्साहित करें, इच्छा का प्रोत्साहन कीजिए, मनी मोटिवेशन मत कीजिए। पैसे ना तो हम खाते हैं, ना तो हम पैसे पहनते हैं, उन पैसों से हम कुछ चीजें, कुछ जरूरतें पूरी करते हैं, है ना, उन जरूरतों का प्रोत्साहन कीजिए। कुछ लोगों को कर्जा चुकाना होगा, किसी को बेटी की शादी करनी होगी, किसी को बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, किसी को बूढ़े माँ बाप का इलाज करना होगा, इसका इच्छा का प्रोत्साहन कीजिए। और ये इच्छा क्या है उनकी, ये सुनने से ही पता चलेगा। हर आदमी की इच्छा तो अलग अलग हो सकती है ना, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब एक इंसान की इच्छा है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराए, आप उसको जाके बोलेंगे एक बिजनेस से आप विदेश यात्रा करने जा सकते हो, उसको विदेश यात्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। लेकिन अगर आप उसको ये बताएं कि यहाँ से आप कितने पैसे कमा लेंगे ना, कि आपके माँ बाप का इलाज आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं, आपको क्या लगता है वो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अगर किसी को अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, आप उसको बता रहे हैं कि यहाँ ना नोवा 600 बीमारियों पे काम करता है, उसको बीमारियों में इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसको इंटरेस्ट है कि कहीं से कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि उसके बच्चे की एजुकेशन लाइक पैसे उसको मिल जाए। तो अगर आप उसको ये बताएं कि सर आप इस बिजनेस से ना, इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो आएगा कि नहीं आएगा आपके साथ? लेकिन ये बातें हमें पता कैसे चलेगी कि किसकी इच्छा क्या है? ये बातें बोलने से कभी पता नहीं चलेंगी, ये बातें सुनने से पता चलेंगी। यू हैव टू लिसन माय डियर फ्रेंड। जब आप लोगों की सुनते हैं ना, तो लोगों के बारे में आपको पता चलता है। जब आप लोगों के बारे में जान जाते हैं तो उन्हें कन्विंस करना आसान हो जाता है, आपको पता है कि एग्जैक्टली इसको चाहिए क्या। इट इज समथिंग लाइक एक आदमी रेस्टोरेंट में गया, आपने उसको पिज्जा ला के दे दिया, उसको मसाला डोसा खाना था, तो वो पिज्जा खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी सुन लेते, आप पूछते कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो वो कहेगा कि मसाला डोसा, आप उसको मसाला डोसा ला के दे देंगे, खुशी खुशी खाएगा। तो वो क्या खाना चाहता है ये कैसे पता चलेगा? मैं और आप अंतर्यामी है नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें सुनने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। यू हैव टू लिसन। जब आप सुनते हैं ना सर, तो लोग आपको, और लोगों को लगता है कि यार कोई तो सुन रहा है, आप बहुत डियर हो जाते हो उनके। बहुत सारे फायदे, सुनने का कोई नुकसान ही नहीं, बोलने के फिर भी नुकसान, सुनने का कोई नुकसान नहीं। सबसे पहला, रिस्क नहीं होता, कुछ भी एडवर्स नहीं जाता, सुनने का कोई नुकसान ही नहीं। तो जो जिस काम में कोई नुकसान नहीं उसको तो किया जा सकता है ना, तो सुनिए। दूसरा फायदा कि बोलने से आप उतना ही बोलेंगे जितना आपको पता है, लेकिन सुनने से आपको नई नई चीजें जानकारी मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। सुनिए। तीसरा, सुनने से आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि एग्जैक्टली इसकी जिंदगी में कमी किस चीज की है, आप वही अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं सर, सुनने के फायदे बहुत है, बोलने से ज्यादा सुनने के फायदे हैं। तो बोलने के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, सुनने की आदत डालिए। जब आप सुनने की आदत डालते हैं ना, तो लोग आपके सुनते हैं। जब आप, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सुने, तो सबसे पहला शर्त ये है कि आप लोगों की सुन लें। स्पीकिंग इज द आर्ट बट लिसनिंग इज द फाइन आर्ट माय डियर फ्रेंड। राइट, आगे लेके चलता हूँ। हैबिट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में इम्प्रोवाइज करें, अगर आप चाहते हैं कि पिछला साल जिंदगी में आपने जैसा गुजारा वैसा अगला साल ना गुजारे, तो तीसरी जो हैबिट आपको डेवलप करनी है, दैट इज एसोसिएशन माय डियर फ्रेंड। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आपको ये तीसरी आदत ऐसी डालनी है कि आपकी संगत कैसी है। हमारी आदत होती है हम किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, किसी लोगों के साथ अपना एसोसिएशन बनाते हैं, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए सर, ये गलत आदत। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप बेहतर हो जाएं, तो आपको अपने एसोसिएशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। एसोसिएशन मैटर माय डियर फ्रेंड। बचपन में आप भी इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से, हमारे माँ बाप कहते थे कि गलत जो खराब बच्चों से मत मिलो, अच्छे बच्चों के साथ मिलो। तो ये बातें हमें समझ नहीं आती, हमें लगता था यार क्या खराब है, सारे बच्चे तो एक ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये चीजें हमें बचपन से सिखाई गई थी। अच्छी एसोसिएशन में अगर आप रहते हैं ना, तो आपके विचार और संस्कार अच्छे बनते हैं। अगर आप गलत संगत में रहते हैं, तो आपके विचार और आपके संस्कार वैसे हो जाते हैं। और अच्छे विचार आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, बुरे विचार आपको खत्म कर देते हैं, है ना। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप औसत होते हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ आप मैक्सिमम समय व्यतीत करते हैं। जी हाँ दोस्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं।
जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी रंगत हो जाती है। आप 5 शराबियों के साथ बैठना शुरू करते हैं, 6 महीने के बाद आप बोतल खोलने लगेंगे, और बोतल खोले कि ना खोले ब्रांड के नाम तो आपको याद ही हो जाएंगे, है ना। कि सारे लोग ऐसा नहीं होते। हालांकि मैं शराब पीने वालों को डाउनसाइज नहीं कर रहा, अगर आप लिमिट में कोई काम करते हैं तो हर काम अच्छा है, लेकिन अगर आप लिमिट के बाहर कोई काम करते हैं तो वो खराब हो जाती है। शराब पीने वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप शराब को पी रहे हैं या शराब आपको पी रहा है। अगर शराब आप पी रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं शराब आपको पीने लगे तो ये दिक्कत है ना। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर आप 6 सत्संग में बैठने वाले लोगों के साथ 6 महीने गुजार लीजिए, आप भी सत्संग में चले जाएंगे, आप भी मंदिर जाना शुरू कर देंगे। एसोसिएशन मैटर्स माय डियर फ्रेंड। आप सक्सेसफुल नेटवर्करों के साथ बैठिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दूसरी प्रजाति पाई जाती है, वो हमेशा रोते रहते हैं कि यार बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, प्लान काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ आप समय गुजारिए, आपका बिजनेस भी चला जाएगा नीचे। ये सारी चीजें संगत का खेल है सर, है ना। एसोसिएशन मैटर्स माय डियर फ्रेंड। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है, आपको अपनी हैबिट ऐसे डेवलप करनी है कि आप पॉजिटिव नोट वाले लोगों के साथ रहें। जो लोग नेगेटिव है, जो लोग निराशा भरी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से भाग जाइए, दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। ये अपनी जिंदगी तो बेड़ा गर्क करते करते आपकी जिंदगी को भी सत्यानाश कर देते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस से दूर रहते थे ना, वैसे ही जो निराश लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए, लिटरली भाग जाइए ऐसे लोगों से। ये आपकी जिंदगी को खत्म कर दे। ये ऐसे लोग हैं ना, इनकी जिंदगी तो पहले ही खत्म है, लेकिन इनके संगति में जो लोग आते हैं उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा है ना। एक पुरानी धीरू भाई अंबानी की कहानी मुझे याद आती है। मैंने धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी पढ़ी, तो उसमें आपको पता है कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस के फाउंडर हुए, तो वो पहले खाड़ी के देशों में पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हुआ करते थे, आपको पता है। तो पुरानी स्टोरी है लेकिन रेलेवेंट है, मैं बताता हूँ आपको। कि कहते हैं कि अंबानी साहब को जब पैसे मिलते थे तो अंबानी साहब 5 स्टार होटल में चाय पीने जाया करते थे, जबकि उनके साथ के लोग सड़क के किनारे की चाय की दुकान पर चाय पीते थे। तो उनके जो साथी थे वो कहते थे तो फिजूल खर्च करता है, सड़क के किनारे जो चाय 5 रुपए की आती है उसी चाय के 100 रुपए क्यों देता है जाके 5 स्टार होटल में, चाय तो एक ही है। तो अंबानी साहब कहते थे कि चाय मैं वहां भी 5 रुपए की ही पीता हूँ, बाकी 95 रुपए में एसोसिएशन के संगति के देता हूँ। सड़क के किनारे चाय पीऊंगा तो मेरे साथ कौन से लोग चाय पियेंगे? रिक्शे वाले, वर्कर, नौकरी पेशा लोग, ऐसे ही लोग चाय पियेंगे। उनकी संगति में बैठकर मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जब मैं 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीता हूँ ना सर, तो मेरे आसपास बिजनेसमैन लोग बैठे रहते हैं, अमीर लोग बैठे रहते हैं, कोई शेख बैठा रहता है, कोई पेट्रोल कुएं का मालिक बैठा रहता है। ऐसे अमीर लोग चारों तरफ बैठे होते हैं। उस संगत में बैठने के पैसे देता हूँ मैं, कि मैं अगर आधे घंटे वहां बैठूं, कि मैं 40 मिनट वहां बैठूं, तो वो क्या बातें करते हैं मेरे कान में आता है, वो कैसे बातें करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो किस तरह के बिजनेस की बातें करते हैं, ये सारी चीजें मुझे सुनने को मिलती है। इस चीज के मैं पैसे देता हूँ। ये मैं सड़क के किनारे 5 रुपए की चाय पीऊंगा ना, तो वहां पे ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की संगत, वहां की एसोसिएशन अलग है। और आप जानते हैं इस हैबिट की वजह से धीरू भाई अंबानी कहाँ पहुंच गए। ये हैबिट है माय डियर फ्रेंड। आपको अच्छे लोगों से, जो लोग आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा जानकार हैं, जो आपसे ज्यादा एलिजिबल हैं, ऐसे लोगों की संगत में आपको रहने की जरूरत है। कहते हैं इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां आप ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाइए। अगर आप किसी ऐसे संगत में हैं जहां आप ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उस संगत से तुरंत बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि उस संगत में लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आप किसी का फायदा नहीं उठा पा रहे। मान लीजिए एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और उस 10 लोगों में आप ही सबसे ज्यादा चतुर हैं, तो बाकी के 9 लोग आपका ज्ञान से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपको किसी के ज्ञान का फायदा नहीं मिला, आपका समय वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां 10 लोग हैं और आपका नॉलेज सबसे कम है, तो बाकी 9 लोगों का ज्ञान आपके काम आएगा, आप किसी को आपके फायदे में रहेंगे। आप इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, लीव द रूम इमीडिएटली माय डियर फ्रेंड। अगर आप किसी ऐसे संगत में बैठे हैं, किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां आप ही सबसे ज्यादा चतुर है, तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाइए। वहां कंफर्टेबल तो आप रहेंगे,
सब लोग आपको प्रेज कर रहे होंगे, आप चौधरी रहेंगे, बाकी लोग आपसे नीचे रहेंगे, वहां कंफर्टेबल तो आप रहेंगे, उस संगत में आप कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन उस संगत में आपको कुछ मिलेगा नहीं, लोग आपका फायदा उठा रहे हो। लेकिन अगर किसी ऐसी संगत में बैठे हैं जहां आपसे ज्यादा सुपीरियर लोग हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो उनका फायदा आपको मिलेगा, आप उनको सीख सकते हैं, उनकी चीजों आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसी संगत में रहिए जहां लोग आपसे ऊंचे हैं, उनसे आपको कुछ मिलेगा, है ना। अब आप एक ऐसी संगत में बैठ के आप 50,000 रुपए कमाते हैं, बाकी लोग 20,000 कमाते हैं, तो आप चौधरी रहते हैं वहां पे, तब बोलेंगे, आपकी बड़ी रेस्पेक्ट होगी वहां पे, अरे ये तो 50,000 रुपए कमाता है, हम लोग तो 20 ही कमाते हैं। लोग आपसे पूछते हैं, भाई कुछ तरीका बताओ कि हम कैसे रुपया कमा लें, तो आप वहां चौधरी टाइप तो रहते हो, लेकिन आपको कोई इम्प्रोवाइज नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो कि 20 से 50 तक कैसे पहुंचे, आपको कोई ये ज्ञान दे ही नहीं रहा कि 50 से 1 लाख तक कैसे पहुंचे। लेकिन अगर आप ऐसी संगत में हो जहां लोग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप 50 कमाते हो, तो वहां आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप उनकी बातें सुनेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि यार मैं 2 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। तो जब आप उनकी संगत में रहते हैं ना सर, तो ये चीजें आपके दिमाग में आती है, आपको लगता है कि यार ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। एंड सर ये देखिए, मोटिवेशन के 12 लॉज है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोटिवेशन से सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। मोटिवेशन प्रोत्साहन के 12 नियम है, देयर आर 12 लॉ ऑफ मोटिवेशन, एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोटिवेशन से सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। मोटिवेशन प्रोत्साहन का दूसरा नियम ये कहता है कि जब आप लोगों को सफल होते हुए देखते हो ना, तो आप भी प्रोत्साहित हो जाते हो, आपको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ही कैन आई कैन। जब आप सफल लोगों के साथ बैठते हो ना, जो लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, जब आप डेली उनके साथ बैठते हो तो आपको लगता है कि यार ये भी तो मेरे जैसा ही, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। लेकिन अगर आप असफल लोगों के साथ बैठेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि ये तो पहले लूटा पिटा है, ये तो पहले कुंठित बैठा है ना, तो आप उससे क्या सीखेंगे। जब सफल लोगों के साथ बैठते हैं तो आप अपने आप को इनकरेज करते हैं, आपका दिमाग आपको किक करता है, यार ये भी तो मेरे जैसा ही, ये अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर 20 लाख कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। द सेकंड लॉ ऑफ मोटिवेशन से सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। तो सफल लोगों की संगति में अगर आप रहते हैं ना, तो उनको देखकर आप अपने आप मोटिवेट होते हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एसोसिएशन इज वेरी वाइटल माय डियर फ्रेंड। आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, सफल लोगों के साथ बैठिए। जो लोग सफल हैं अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में, ऐसे पॉजिटिव नोट वाले लोगों के साथ जब आप बैठना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती है। आप 6 महीने अपनी संगत चेंज करके देख लीजिए सर। लोग कहाँ बैठते हैं, लोग बैठते हैं जो लुटे पिट्टे लोग हैं, उनको जाके आप बोलिए कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, मैंने रेंटल वेलनेस का बिजनेस ज्वाइन किया, वो बोलेंगे अरे कितना ऐसा कंपनी आया, कितना चला गया, कुछ नहीं होता है। और ये बातें रोज अगर आपके कान में जाएंगी ना, तो ये आपके दिमाग पे असर करती है। लोग बोलेंगे अरे ये सब फालतू कंपनी है, सब ये सब बेकार है सर, ऐसी 50 कंपनियां आती हैं। अगर आप ऐसे संगत में बैठे हैं, ये बातें रोज आपके कान में जाएंगी। जैसे ही आप उनके शाम को जाएंगे, बोलेंगे क्या करोड़पति टाई लगा के कहाँ से आ रहे हो, आज कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, ये बातें आपके कान में जहर का काम करती है। एक दिन आपको लगेगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया, आपको लगेगा ये बिजनेस सही नहीं, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, आपको लगेगा कि यार एक गलत जगह आ गया, छोड़ देते हैं लोग। लेकिन अगर आप सही संगत में हैं, वहां पे अगर आप बैठेंगे, आप बोलेंगे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, लोग बोलेंगे कौन सा बिजनेस है मुझे बताओ। मैं आपको बताऊं अमीर लोगों की फिलॉसफी क्या है। गरीब आदमी, मैं किसी को डाउन साइड नहीं कर रहा, मैं मनस्थिति की बातें कर रहा हूँ। जो गरीब आदमी है ना, वो किसी नए आइडिया के लिए ओपन ही नहीं होते। लेकिन जो अमीर आदमी है, उसको आप एक बिजनेस आइडिया बताइए, वो तुरंत आपसे सुनेगा। आप किसी अमीर आदमी के पास जाइए, उसको बोलिए सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, वो तुरंत बोलेगा बताइए। हालांकि वो 4 बिजनेस पहले से कर रहा है, लेकिन वो इसीलिए अमीर है कि वो नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन होता है। उसको लगता है कि यार कहीं कोई और बिजनेस, कहीं और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो मैं कर लूंगा। आप एक अमीर आदमी को, एक सफल आदमी को जाकर बोले मेरे पास एक बिजनेस आइडिया, वो आपसे सुनेगा। एक गरीब आदमी को जाकर बोले मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, वो पहले ही बोलेगा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम बिजनेस कहाँ से करें, वो सुनेगा ही नहीं आपका बात। ये फर्क है एसोसिएशन का। आपको अपनी संगत बहुत शानदार तरीके से बनाने की जरूरत है। सफल लोगों के साथ रहिए सर। जब सफल लोगों के साथ रहेंगे, आपसे जो बड़े हैं, चाहे ज्ञान में आपसे बड़े हो, चाहे अर्निंग में आपसे बड़े हो, जब ऐसे लोगों की संगत में आप रहते हैं ना सर, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये चीजें आपको लाइफ में फॉरवर्ड करती है, ये चीजें आपको लाइफ में आगे लेके जाती है सर। तो हैबिट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स, आपको एसोसिएशन बिल्ड करने की जरूरत है।
राइट। अगर आप अपना एसोसिएशन बिल्ड कर सकते हैं सर, तो लाइफ में आप शानदार कर सकते हैं, बिजनेस में आप बहुत शानदार तरीके से आगे जा सकते हैं। आगे लेके चलता हूं। ओह माय डियर फ्रेंड, हैबिट नंबर 4, ओनरशिप। ये अमीरों की आदत है, ये जो सफल लोग हैं, ये उनकी आदतों में ये शुमार होता है कि वो ओनरशिप लेते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, टेक ओनरशिप माय डियर फ्रेंड। अब आप बोलेंगे ये ओनरशिप क्या, ये कैसी हैबिट है? ये एक हैबिट है। यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ ओनरशिप, जिम्मेदारी उठाने की आदत जिसे कहते हैं। जितने भी सफल लोग हुए दुनिया में, वो जिम्मेदारी उठाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के एटीट्यूड के लोग होते हैं, आई एटीट्यूड एंड यू एटीट्यूड। ये दो तरह की मनोस्थिति चलती है लोगों के दिमाग में। लोगों की वृत्ति ऐसी होती है ना, मनोवृत्ति ऐसी दो तरह की होती है, एक होती है आई एटीट्यूड और एक होती है यू एटीट्यूड। जो सफल लोग होते हैं वो आई एटीट्यूड पे काम करते हैं, वो जिम्मेदारी उठाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और जो असफल लोग होते हैं ना, वो हमेशा यू एटीट्यूड पे काम करते हैं, वो हर बात में दूसरे को दोष देते हैं। उनसे पूछिए क्या हुआ, अरे मौसम खराब था, मौसम को दोष दे रहे हैं। अरे ट्रैफिक खराब था, ट्रैफिक जाम था। अरे मेरा अपलाइन नहीं आया, अरे प्लान कौन दिखाएगा, अरे तू तो बोला था तू आ जाएगा, अरे मेरा अपलाइन ने बोला था वो चला जाएगा। वो हमेशा किसी पर डिपेंडेंट है, कभी मौसम के ऊपर, कभी ट्रैफिक के ऊपर, कभी अपलाइन के ऊपर, किसी न किसी को यू एटीट्यूड पे काम करते हैं। वो हमेशा जिम्मेदारी सामने वाले के ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन जो सफल लोग हैं सर, वो आई एटीट्यूड पे काम करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं खुद पे। मैं दिखाऊंगा, मैं लोगों को प्लान के बारे में बताऊंगा, मैं प्रोजेक्ट के प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं बिजनेस डेवलप करूंगा। वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं। यू हैव टू टेक ओनरशिप। लोगों का दिक्कत क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, उनको लगता है बिजनेस किसका, तो अपलाइन का है। पैसा कौन कमा रहा है, रेंडर सोलनेस कमा रही है। भैया ये आपका बिजनेस है, ये आपका भी। यू हैव टू टेक ओनरशिप। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाते ना सर, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करते। और जिम्मेदारी उठाना एक आदत, एक अच्छी आदत है कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी, कि आप जिम्मेदारी उठाएं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएं, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएं, अपने समाज की जिम्मेदारी उठाएं, अपने देश की जिम्मेदारी उठाएं, है ना। आप अपने आप को कितना काबिल बनाते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। हर आदमी की जो सबसे मिनिमम जिम्मेदारी होती है ना, वो आपके माँ बाप की होती है। कि मैं और आप अगर धरती पे हैं, तो इसका मतलब हमारे माँ बाप होंगे। पेड़ पे तो टंगे नहीं थे मैं और आपकी, कोई तोड़ लाया होगा, है ना। अगर धरती पे हैं तो इसका मतलब हमारे माँ बाप होंगे। कम से कम जिम्मेदारी इनकी, जो उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, तो अब बुढ़ापे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखभाल करें। और अगर आप अपने आप को थोड़ा काबिल समझते हैं, आपने किसी लड़की को हाथ पकड़ लिया, उसे अपने घर ले आए, तो वो लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ आई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप टू टेक ओनरशिप माय डियर फ्रेंड। और कहीं आपने प्यार ज्यादा कर लिया और कुछ बच्चे हो गए, तो बच्चों ने तो एप्लीकेशन दिया नहीं होगा कि हमें पैदा करो, तो बच्चे जब हो गए तो बच्चों की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर अपने आप को थोड़ा ज्यादा काबिल समझते हैं, तो आपके आसपास के जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी आप उठाइएगा सर। देखिए, आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपके आसपास हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं। आप चाहे 5,000 रुपए महीने का कमाते हो, लेकिन आसपास देखिए आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपसे भी नीचे हैं। देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू। आप किसी भी लेवल में हो, देयर आर ऑलवेज पीपल अराउंड यू हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू। उनकी जिम्मेदारी उठाइएगा, है ना। और ये सब संभव है जब आपकी हैबिट होगी जिम्मेदारी उठाने की। एक कहानी याद आती है मेरे को 1936 की, बर्लिन ओलंपिक की। 1936 में हमारा देश गुलाम था, तो 1936 में हमारे देश में हॉकी खेली जाती थी। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। आपको पता होगा, हॉकी के एक बड़े प्लेयर हुए मेजर ध्यानचंद, नाम सुना होगा आपने उनको, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो 1936 में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक्स हो रहे थे। ओलंपिक्स में इंडिया और जर्मनी का मैच था, और जर्मनी में उस समय डिक्टेटर होते थे हिटलर, नाम सुना होगा आपने। हिटलर से पूरी दुनिया कांपती थी कि उल्टी खोपड़ी का आदमी था, कब किसको मरवा दे, कब किसको गोली मार दे, कब कहाँ बम फोड़ दे, मतलब उल्टी खोपड़ी का आदमी, पूरी दुनिया उससे डरती थी।
और हिटलर उस मैच को देखने के लिए कहते हैं स्टेडियम में आया हुआ था, क्योंकि जर्मनी और इंडिया के बीच मैच था। और कहते हैं कि उस मैच में मेजर ध्यानचंद खाली पांव खेल रहे थे, क्योंकि उनके पास शू खरीदने के पैसे नहीं, क्योंकि हमारा देश गरीब था, गुलाम था। 1936 की बात कर रहा हूँ। और उस मैच में कहते हैं मेजर ध्यानचंद ने बड़ी शानदार गेम खेली और उन्होंने इतना अच्छा गेम खेला कि इंडिया 8-1 से जीत गया, 8-0 से जीत गया। 8 गोल उन्होंने दागे और 8 गोल से इंडिया जीत गया। उस मैच को देखने के बाद हिटलर नाराज हो गया, स्टेडियम छोड़कर चला गया। शाम को हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को खाने पे बुलाया। अब लोग डर गए कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हिटलर जिसको बुलाता था उसमें आधे लोग ही वापस आते थे, है ना, क्योंकि अब हिटलर को कुछ खराब लग गया, वो वहीं गोली मरवा देगा। तो खैर मेजर ध्यानचंद को उसने घर पे बुलाया, खाने पे बुलाया। खाने के दौरान उससे पूछा कि जब आप हॉकी नहीं खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मैं फौज में सूबेदार हूं। उस समय वो सूबेदार की पोस्ट पर थे। हिटलर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा देश गरीब और गुलाम है, तुम्हें और क्या दे सकता है, तुम तो नंगे पांव खेल रहे थे, तुम जर्मनी आ जाओ और जर्मनी की टीम से खेलो, मैं तुम्हें फौज में फील्ड मार्शल बना दूंगा। हिटलर के सामने लोगों की जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उन्हें जवाब दिया कि सर, ये मेरी जिम्मेदारी ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे लेकर जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेकर जाऊं, मैं अपने देश से ही खेलूंगा। यहाँ तो लोगों को 2 महीने, तो कुछ लोगों को पे आउट नहीं आते तो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी की जिम्मेदारी है, रेनेटस वेलनेस की जिम्मेदारी है कि वो उनका घर का खर्चा चला दे। रेनेटस वेलनेस की जिम्मेदारी नहीं है सर कि आपको आगे लेकर जाए, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप समझते हैं कि रेनेटस वेलनेस आपकी कंपनी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी लेकर जाए। और कंपनी जब बड़ी होगी ना सर, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप बड़ा हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग कंपनी को अपना ही नहीं समझ रहे हैं। लोगों को लगता है ये तो दूसरे का बिजनेस है, ये तो हमारे सीईओ सुब्रतो दत्ता सर का बिजनेस है, ये तो हमारे अपलाइन का बिजनेस है, हमारा तो है ही नहीं सर। कंपनी की जिम्मेदारी है कि हमको आगे लेकर जाए, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है सर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कंपनी को आगे लेकर जाए। और जिस दिन कंपनी बड़ी हो जाएगी ना, तो आप अपने आप बड़े हो जाते हैं। राइट, यू हैव टू टेक ओनरशिप माय डियर। आपको जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। इस दुनिया में, कंपनी में, इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बातें करने वाले लीडर है सर। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में, इस कंपनी में कोई बातें करने वाले लीडर हो। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लीडर बने जो बोझ उठाने वाले लीडर हो। बातें करने वाले लीडर नहीं चाहिए सर, बोझ उठाने वाले लीडर चाहिए, जो जिम्मेदारी का बोझ उठाए, जो इस बात को एहसास करे कि ये उनकी कंपनी है, जो इस बात को एहसास करे कि मेरी कंपनी है, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, मैं इंडिया में इसको, वर्ल्ड में इसको नंबर 1 कंपनी लेकर जाऊंगा। और कंपनी बड़ी होगी ना सर, तो आप अपने आप बड़े हो जाते हैं। जब कहीं आग जलती है ना, तो आसपास के लोगों को गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती? कंपनी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ोगे। सिंपल सा फिलॉसफी है, टू टेक ओनरशिप बाय डियर फ्रेंड। और ओनरशिप लेने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है जानते हैं? इस हैबिट को डेवलप कैसे करते हैं? आपको किसी भी चीज को इमोशनली अपने साथ जोड़ लेना पड़ता है। जब आप किसी को इमोशनली अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, तो वो चीज आपकी अपनी हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक शब्द है मेरा, माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझिए सर। ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है माइंड, मेरा। जब किसी चीज के साथ आप मेरा जोड़ देते हैं ना, तो वो चीज आपसे इमोशनली अटैच हो जाती है, फिर आप उसके लिए कुछ भी करते हो। सड़क पे कोई बच्चा गिर जाए तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, शायद नहीं पड़ता होगा। लेकिन मेरा बच्चा गिर जाए, फर्क पड़ता है। किसी की कार ठुक जाए सड़क पे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कार अगर लग जाए, मेरी कार में स्क्रैच आ जाए, तो मुझे फर्क पड़ता है। ये मेरा शब्द इंपॉर्टेंट है सर। जब किसी चीज के साथ मेरा जुड़ जाता है ना, तो वो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप ओनरशिप हो जाते, ले लेते हैं। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी कार, मेरा घर, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, मेरा। जब आप किसी चीज के साथ मेरा ऐड करते हैं ना, तो वो चीज आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाती है। हम अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी कार, वैसे ही मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस। जब आप ईमानदारी के साथ ये मेरा अटैच करते हैं ना, रेनेटस वेलनेस के साथ, जब आप ये बिजनेस के साथ मेरी कंपनी अटैच करते हैं ना, तो ये चीजें आपकी हो जाती है। फिर आपको लगता है कि यार मेरी कंपनी। आपके बच्चे में या मेरे बच्चे में या मेरी पत्नी में या मेरे पिताजी में भी तो कुछ ना कुछ कमी होगी ना सर। लेकिन हम अपने पिताजी को तो नहीं बदल देते। बाप बदलते हैं क्या? पिताजी में कमी होगी ना। मेरे पिताजी में, मैंने शुरू में कहा, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है सर।
लेकिन चूंकि वो मेरे पिताजी हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, तो हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन कंपनी मेरी है ही नहीं, 2 दिन पे आउट नहीं आता है तो तीसरे दिन लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इसको बोलेंगे मेरी कंपनी है, मजाल है कि कोई आपको छुड़वा दे कंपनी। आपके सामने कोई आपकी बीवी को कुछ 4 बात गलत बोलते, आप सुन लेंगे क्या? आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, आप सहन कर लेंगे क्या? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है। मजाल है कोई मेरे बेटे को हाथ लगा दे, मजाल है मेरी बीवी को कोई कुछ बोल दे। जिस दिन आप इस कंपनी के साथ मेरा अटैच करेंगे ना, तो मजाल है कि कोई आपके सामने रेंटस बनने के बारे में कुछ बोल के निकल जाए, मजाल है कि कोई आपकी कंपनी को खराब बोल दे। क्यों? लेकिन आप सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ओनरशिप ही नहीं, उनको कंपनी से कोई अटैचमेंट ही नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है। अगर आप जिंदगी में बड़ा होना चाहते हो और इस एटीट्यूड के साथ आप किसी कंपनी में चले जाइए, आप सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये हैबिट ही नहीं है ओनरशिप लेने की, आपकी जिम्मेदारी उठाने की हैबिट ही नहीं है। कल 4 बार वहां कोई बोलेगा, आप वहां भी सुन लेंगे। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू टेक ओनरशिप। आप जहां हैं, जैसे हैं, टेक ओनरशिप। और जब आप ओनरशिप लेते हैं, जब आप हाई एटीट्यूड पे काम करते हैं, जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं ना सर, तो आप जिंदगी में बड़े हो जाते हैं। आप जब कंपनी को आगे लेके जाएंगे, कंपनी आपको अपने आप आगे लेके चली जाएगी। ये आपकी कंपनी, यू हैव टू टेक ओनरशिप माय डियर फ्रेंड। जिम्मेदारी उठाइए। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। अगर कुछ कमी है तो कमी है ना, तो कमी है तो कमी पूरी करेंगे ना सर। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो आप बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? अपनी वाइफ के लिए अच्छे से अच्छा सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? अगर किसी की बीवी अच्छी नहीं दिखती होगी तो मेकअप खरीद के लाता होगा कि लिपस्टिक लगाएगी तो मेरी बीवी थोड़ी अच्छी दिखेगी। करते हैं ना सर, बीवी थोड़ी बदल लेते हैं कि नहीं नहीं यार ये बीवी ठीक नहीं लग रही है, लिपस्टिक नहीं खरीदेंगे, दूसरी बीवी ले आते हैं। ऐसा करते हैं क्या? तो कंपनी में अगर कुछ फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं, ये हर जगह होती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये हर जगह नहीं होती है, हर जगह होती है। तो आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो सिम है ना, मेरे फोन का जो सिम है, ये मैं 15-17 साल से यूज करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने सिम लिया था तो ये मेरा वोडाफोन का सिम था, वीआई जिसे कहते हैं। तो करीब करीब 12-15 साल तक मैं वीआई के साथ जुड़ा रहा, सर्विस अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चलता था, मैं सेटिस्फाइड था। 3 साल पहले वीआई के बारे में कुछ ऐसा अफवाहें आई थी, वीआई कंपनी लॉस में चल रही है, शायद वीआई कंपनी बंद हो जाएगी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से इत्तेफाक रखते होंगे तो ये न्यूज आपको जरूर याद कि वीआई के ऊपर 4,000 करोड़ का कर्जा था, वीआई अगर कर्जे नहीं चुकाएगी तो वीआई कंपनी बंद हो जाएगी। इस तरह के मार्केट में र्यूमर्स आ रहे थे। और उस समय नया नया 5G आ रहा था, वीआई 5G भी लेकर नहीं आ रही थी, सिर्फ जियो और एयरटेल 5G लेके आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार इस चक्कर में कौन पड़ेगा, क्या पता अगर कल को अचानक कंपनी बंद हो गई तो सिम वापस इधर उधर करने में दिक्कत आएगी। तो एक काम करते, पहले ही पोर्ट करा लेता हूँ। आपको पता है कि आप सिम पोर्ट करा सकते हैं। तो मैंने चॉइस किया कि मैं एयरटेल में जाऊंगा। मैंने अपनी कंपनी में पोर्टिंग की रिक्वेस्ट डाल दी। और जाहिर सी बात है कि जब पुराना कंपनी है, पुराने लोग जब सिम चेंज करते हैं तो आपको कंपनी से कॉल आती है, वो आपको रिटेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं सर क्यों जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, यही रह जाइए, समस्या क्या, लोग फोन करते हैं रूटीन कॉल। मेरे पास भी कॉल आई, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं आपका सर्विस अच्छा नहीं है, आप नेटवर्क नहीं आ रहा है, बढ़िया डेटा नहीं चल रहा, इंटरनेट की स्पीड कम है, तो मैं एयरटेल में जाना चाहता हूँ। 3-4 बार रिपीट कॉल आए मेरे पास। लास्ट कॉल जो मेरे पास आई ना, तो उस बंदे ने मुझे बोला कि सर जिस समस्याओं के लिए आप वोडाफोन को छोड़कर एयरटेल में जा रहे हैं, वो समस्याएं तो वहां भी है सर। क्योंकि किसी कंपनी का नेटवर्क हर जगह अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जहां वोडाफोन का नेटवर्क खराब है वहां पे एयरटेल का नेटवर्क अच्छा हो, लेकिन जहां पे वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा हुआ एयरटेल का खराब हो। तो जिस समस्या की वजह से आप छोड़ के जा रहे हो कि आपको डेटा की स्पीड नहीं मिल रही है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो रहा है, वो समस्या तो आपको एयरटेल में भी मिलेगी। खैर मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने अपना सिम एयरटेल पे पोर्ट करा लिया और आज पिछले 3 साल से मैं एयरटेल के साथ हूँ। ट्रस्ट मी, जो समस्याएं मुझे वोडाफोन में थी ना, वही समस्याएं मुझे एयरटेल में भी मिलती है। तो अब मैं क्या करूँ, जिंदगी भर सिम पोर्ट करता रहूं क्या? यही बात बिजनेस के साथ भी लागू होती है। लोग जब एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं ना, जो समस्याएं वो बताकर जाते हैं, वो समस्याएं उस दूसरी कंपनी में भी एग्जिस्ट करती है, वो तीसरी कंपनी में भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि दुनिया में फ्लॉज हर जगह है सर, आपको ये बात समझना पड़ेगा। कमियां दुनिया में हर जगह है, दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना कोई कंपनी, ना कोई इंसान, ना कोई आदमी। कमी की वजह से किसी को छोड़ के जाएंगे ना सर, अगर कमियों की वजह से कंपनियां छोड़ते जाएंगे, लोगों को छोड़ते जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाएंगे जिंदगी में। अगर आप कमियों की वजह से लोगों को छोड़ते चले जाएं, कमियों की वजह से कंपनियां छोड़ते चले जाएं, फिर आप अकेले रह जाएंगे।
कमियों को एक्सेप्ट करना होगा सर। हमें लोगों को ऐसे ही बिजनेस को ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप दुनिया का एक प्लान मेरे को लाकर दिखा दीजिए जिसमें कोई कमी नहीं है। मैं आप दुनिया का कोई प्लान लाकर दिखा दीजिए, मैं उसमें 10 कमी खोज कर निकाल दूंगा। आप दुनिया का कोई प्रोडक्ट खोज चला दीजिए, मैं उसमें 10 कमी खोज कर निकाल दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे पूरी दुनिया से एक मार्केटिंग प्लान लाकर दिखा दीजिए जिसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं 10 कमी मैं निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन क्या लोग उस प्लान में सफल नहीं हो रहे? क्या लोग उस कंपनी में सफल नहीं हो रहे हैं सर? क्या रेनेटस वेलनेस में लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही है? बदल रही है। दिक्कत ये है कि आप ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। आप टेक ओनरशिप माय डियर फ्रेंड। जब आप ओनरशिप लेते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरी कंपनी है, मुझे अपने हिसाब से इसको काम करना है। अगर कुछ फ्लॉज है, अगर वो कमियां दूर की जा सकती हैं, मैं करूंगा। अगर कमियां दूर नहीं की जा सकती हैं, आई एम गुड विद इट। क्योंकि कमियां तो सबके अंदर है, कमियां सबके अंदर। दुनिया में कौन है इसके अंदर कमी नहीं है? आपको ये आदत डालनी पड़ेगी सर। आपको ओनरशिप लेने की आदत डालनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड। अगली हैबिट पे जाने का समय नहीं है क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता।